नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सदरेन जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 24वें चैप्टर, जिसका नाम है इमोर्टल स्पिरिट्स या फिर अमर आत्मा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेखक लिखते हैं, हमारा पहला कर्तव्य जो है इस धरती पे आने का कि हमारे शरीर को सुंदर बनाना और हमारा शरीर के लिए हार्मलेस होना, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई एडिक्शंस नहीं रखने। और ये केवल मतलब बॉडीज़ को सुंदर करना है, इसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि सिर्फ हमारी फिज़िकल बॉडी की बात हो रही है, मतलब सिर्फ खान पान, अच्छा खाद्य पदार्थ का सेवन करें या अच्छा पानी पिएं, ऐसा नहीं, बल्कि हमारा मेंटल फ्रेम जो है, हमारे मेंटल बॉडीज़ और इमोशनल बॉडीज़, उनको भी सही रखना है। इसका दोस्तों उसका मतलब हमें सही भावनाओं को भी संभाल के रखना है, मतलब हमारी भावना जो रहता है, हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य जो है उसको भी परफेक्शन की ओर सुंदर बना के रखना है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को सूक्ष्म रूप से चोट पहुंचाते हैं तो अपने आप को, अब उसको जो करते हैं वो अलग बात है, पर आप अपने आप स्वयं के भावनात्मक और मानसिक शरीर को चोट पहुंचाते हैं। और जब आप खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं तो आप पूर्णता में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप डिजेनरेशन या पतन के लिए काम कर रहे हैं। मतलब वो खुद ही, आपको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। मतलब हम किसी को हर्ट करते हुए बात करते हैं तो हमारी ही फिर इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी इफ़ेक्ट हो जाती है। आपको शारीरिक रूप से सुधार करना चाहिए, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि शरीर में घर्षण पैदा ही ना हो। आपकी भावनाएं और शारीरिक शरीर अच्छे रहें, लेकिन अगर आपका दिमाग टेढ़ा है तो ये काम नहीं करेगा। मतलब आप शारीरिक रूप से और आपके थॉट्स भी ठीक रख रहे हैं, लेकिन आपका माइंड ही क्रूकेड माइंड है, तब भी यहाँ पे आपको वो अचीवमेंट नहीं होगा। आप हमेशा मानसिक घर्षण का सामना करेंगे, एक फ्रिक्शन होता रहेगा और उसके वजह से आपका स्वास्थ्य बिगड़ता ही रहता है। यही कारण है कि हम मर जाते हैं। हमने अभी तक अमरत्व की रहस्यों को नहीं सीखा है। ये एक भूल भुलैया, हम जैसे एक भूल भुलैया में हैं। हम ये सोचते हैं ये सही है, फिर थोड़ी देर उस दिशा में जाते हैं, फिर पता चलता है वो सड़क तो बंद है, फिर दोबारा कोई लेफ्ट या राइट कहीं पे घूमते हैं, फिर जाके देखते हैं। ऐसे ही हमारी जीवन चल रही है धरती के ऊपर। हमें हमारा सही ज्ञान हमारे पास नहीं है, हमको वो सही रास्ता, वो भूल भुलैया से कैसे निकलना है वो हमें समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। हम उसी के वो भूल भुलैया में एक ट्रैप जैसे ही फंसते जा रहे हैं। इधर से जाते हैं थोड़ी देर एक डायरेक्शन में, फिर हमको लगता है नहीं ये करेक्ट नहीं है, फिर खुद में चेंजेस ला के कुछ और कहीं और जाते हैं। यार ऐसा पता चलता है जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गए वापस। इस तरह का जब हम चलते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जल्दी हम जानते हैं कि ये हमने कहाँ शुरू किया था, हम वहीं पे ही पहुँचे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम चिंता महसूस करते हैं, हमारा हारा हुआ महसूस करते हैं। जब ऐसा सिचुएशन आता है कि जहाँ से स्टार्ट किया था अब वहीं पहुँच गए, इतना जो परिश्रम रहा या इतना जो हमने स्ट्रेस लेके घूमे, तो क्या होता है, वो मेंटल स्ट्रेस बढ़ाता है और ख़ुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। केवल अंतर्ज्ञान के माध्यम से ही, सच्ची महक को हम समझ के ही हम अपना रास्ता निकाल सकते हैं। मतलब इन सब से, ये भूल भुलैया या फिर ये जो माया जाल है जो बोला जाता है, इसमें से बाहर निकलने का रास्ता अपना इंट्यूशन को ही डेवलप करके ही हमें मिल सकता है। हम अभी तक जीवन की भूल भुलैया से निकलना नहीं सीखा है। अब हम जान पाएंगे कि तब अगर ये एक बार हम सीख जाएं, तब हम ये ज़िंदगी में कोई हत्या नहीं रहेगा, कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेंगे, कोई कष्ट नहीं रहेंगे। सिर्फ क्या रहेगी, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ हार्मनी एंड जॉय। मतलब ये देने का, गिविंग का टाइम आ जाएगा जहाँ पे हम खुद ही देने में बिलीव करेंगे। अभी तो हमारा लाइफ जैसा चल रहा है, हम लेने में बिलीव करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्यों नहीं लिया, यही थॉट्स चल रहे हैं। लेकिन ये अगर हम ये सब लर्न कर लें, ये भूल भुलैया से रास्ता अगर हम लर्न कर लें, तो उसके बाद ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ गिविंग हार्मनी एंड जॉय। पुनर्जन्म का एक ही उद्देश्य है, क्या है दोस्तों, टू बी परफेक्ट। ऐसा ये कोई
शैतानी या फिर भूल भुलैया जैसे नहीं है कि हमें आ रहे जा रहे कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा शैतानी कुछ नहीं है। ये एक रूल है, ये एक कानून है। इसका मतलब हर कोई जन्म लेता है और फिर वो निकल जाता है, फिर निकल के फिर दोबारा से यहीं पे आता है। एग्जाम्पल्स अब पेड़ों को ही ले लें। पेड़ों को देखिए, वो सर्दियों में मर जाते हैं, अंततः वो पुनः जन्म लेते हैं। इवन सौरमंडल में भी ये चीज़ हम ग्रह और सौरमंडल में भी ज़रा देखते हैं कि कई ग्रह रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। इस तरह से अस्तित्व में वो आना और जाना चलता रहता है। हम सभी को ये सीखना चाहिए कि मरने की तैयारी कैसे की जाए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अगर हम जानते हैं कि हमारी फिज़िकल बॉडी की डेथ हो रही है तो हम क्या करें, हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। मरने की तैयारी कैसे हो दोस्तों? जब कोई व्यक्ति को अपनी मृत्यु को एहसास होने लगता है तो वो महत्वपूर्ण है कि अपनी निजी संपत्ति के मामलों का निपटारा खुद कर ले। लोग अक्सर अपने पीछे बहुत गड़बड़ छोड़ जाते हैं, मतलब एकदम केओस जैसा सिचुएशन होती है। किसी के डेथ के बाद इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन क्या ले रहा है, झगड़ा, घर पे इरिटेशन, वो सब शुरू होता है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपको मृत्यु की एहसास या फिर एक चीज़ आप फील कर पा रहे हैं तो वो कर लेना चाहिए। इस चीज़ों को सॉर्टेड रखना चाहिए, अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने जो चीज़ें हैं। दरअसल जब भी हम 70 साल के होते हैं तो 70 साल जब इंसान कोई मतलब किसी की एज जब 70 साल के आसपास है और वो हेल्दी भी है तो उसको क्या करना चाहिए, वो उसको अपनी जो निजी संपत्ति है, अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों को अपने एसेट्स को वितरित कर देना चाहिए। मरने से पहले उन्हें छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि मृत्यु के बाद वैसे ही भी ये सब आपसे ले लिया जाएगा और ये एक्यूमुलेट करने की प्रक्रिया का कोई लाभ नहीं है। मतलब हमें जमा करके हमारे नाम पे हमारे अकाउंट में कितना भी पैसे का बैलेंस बना ले, कितना भी प्रॉपर्टीज इकट्ठे कर ले, पर जाना है तो खाली हाथ ही, तो ये छूटना ही है। तो लेखक लिख रहे हैं कि इसको पहले ही अब छोड़ देना बेहतर है। यदि व्यक्ति दे सकता है तो उसे प्राप्त करने वाला आशीर्वाद और खुशियाँ उसको मिलती है और उच्चतर संसारों में ये उसको पुश देता है। मतलब अगर हम पहले किसी को अगर अपने सेल्फलेसली हम अपने दान कर पाएँ, हमारे प्रॉपर्टीज़ को जिनको जो देना था वो दे पाएँ, उन चीज़ों को बंटवारा प्रॉपर्ली कर पाएँ, तो उन लोगों से हमें क्या मिलती है दोस्तों? ब्लेसिंग्स मिलती हैं, खुशियाँ मिलता है और ये ईंधन के रूप में काम करती है। जब हम ऊपर की दुनिया में या जो हायर वर्ल्ड्स में जाते हैं तो वहाँ पे ये ईंधन का काम करते हैं, हमें एक पुश देने के लिए। चीज़ों को देने से ज़्यादा लाभदायक है कि उन्हें वापस ले लिया जाए। हेलेना और निकोलस रोरिच, इनके ये उदाहरण हैं। हेलेना रोरिच और निकोलस रोरिच हस्बैंड एंड वाइफ थे एंड हेलेना जी एक राइटर थी और निकोलस जी एक पेंटर थे। उन दोनों ने काफ़ी समय हमारे इंडिया में ही बिताया था। उनको जब पता लगा कि उनकी चलने का समय हो गया है तो वो अपने घर चले गए। घर में कला की अनमोल वस्तुएं, टुकड़े, संग्रहालय से हाथ दांतों की नक्काशी, जेवरात, मूर्तियाँ, कालीन, सब जो भी थे उन्होंने वो डोनेट कर दिया और इन सब को वो सब उन्होंने मतलब लोगों में वो बांट दिया है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा है एलिस बेली। ये हैं और एक राइटर हैं जिन्होंने भी वो अपने सारे ही जो चीज़ों को रखे थे उन्होंने भी वैसा ही डोनेट कर दिया। इवन अपनी पेंसिल्स तक बांट दी जिससे वो लिखती थी और उनकी अंगूठी और अन्य गहने जो भी एक पहनती थी वो सब बांट दिया। ये लेखक लिखते हैं ये एक महान आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग है। जो लोग दे पाते हैं ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि जब आप डोनेट करते हो तो उस चीज़ में आपकी वो सेल्फलेसली वो जब डोनेट हो जाता है तो वहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिलता है। मृत्यु से पहले सभी ऋणों का निपटाना महत्वपूर्ण है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमारे सारे ही ऋणों को निपटा देना चाहिए, उन्हें वापस भुगतान करें। जिन्हें आप ऋणी मानते हैं, कम से कम एटलीस्ट अगर आप निपटारा नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप भुगतान कर भी नहीं पा रहे हैं, कम से कम उन्हें कॉल करें और कहिए, मैंने जो उधार लिया था अभी मैं चुका नहीं सकता, लेकिन कृपया इसे मैं निरंतर याद रखूँगा और आप और कुछ जो कुछ भी उसके बिहाफ पे अगर मुझसे लेना चाहें तो ले लें। मुझे बहुत खेद है कि मैं आपका लौटा नहीं पाया, लेकिन अगले जन्म में मैं पूरी तरह से आपको चुका दूँगा। आपके जो भी डेट है या फिर जो भी लोन है, मैं उसको पूरी तरह से चुका दूँगा। और यहाँ पे एक लेखक ने मेंशन किया है, मोहम्मद जी जब वो मर रहे थे उन्हें अचानक से याद आया कि उन्होंने अपने एक पड़ोसी से एक मुर्गा उधार लिया था। तो उन्होंने क्या किया, जब मौत का समय आया उन्होंने अपना एक अनुयायी को याद किया और कहा कि अपनी जो आंगन से एक मुर्गी लेके पड़ोसी को दे आओ ताकि वो ऋण मेरे साथ ना मरे, वो ऋण निकल जाए। ऋण केवल जो सामग्री नहीं है, मतलब मटेरियल ही नहीं है, वो मोरल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है और मेंटल भी। और इस तरह के ऋणों का हम भुगतान कैसे करें? मान लीजिए किसी को आपने नुकसान पहुंचाया, कुछ गलत कहा और उसके वजह से आपकी वजह से उसको तकलीफ़ हुई, तो आपको ये एक ऋण ही रह गया, क्योंकि अगर आप ये रिपे नहीं करेंगे तो अगले जो नेक्स्ट वर्ल्ड में जब भी आप आएंगे तो क्या आएगा, एक दुश्मनी आएगा, टेंशन आएगा, इरिटेशन आएगा, ये नेक्स्ट वर्ल्ड में भी कंटिन्यू होगा। तो बेहतर होगा ये जो इस तरह का अगर हमने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है तो ये ऋण का भी भुगतान कर दिया जाए। फॉरगिविंग और आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस सेम चीज़ है, मतलब आप क्षमा करना या फिर क्षमा याचना करना, दोनों ही सेम ही चीज़ है। बेहतर है कि आप उसको विज़िट करें या फिर कॉल करें और कहें, आई एम सॉरी, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, मैं मिज़रेबल फील कर रहा हूँ, बट मैं अब क्या कर सकता हूँ, क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? अगर आपको माफ़ कर देते हैं, अगर सच्ची में आप उसको मीन करते हैं विथ ऑल सिंसियरिटी, तो यहाँ पे ये आपको माफ़ी मिल जाती है, देन ऑल्सो ये काम करता है लेकिन ये जो प्रोसेस है ये भागने का तकनीक नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें एस्केप जैसा नहीं होना चाहिए कि आप इससे एस्केप होना चाहते हैं। आपकी जो भी सोच चल रही है, क्योंकि हम इसमें से अभी तक यही जानते हैं कि सब कुछ ही रिकॉर्ड हो ही रहा है, कुछ भी वापस नहीं आ रहा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे इसी चैप्टर में नेक्स्ट लास्ट पार्ट रहेगा, वो हम चर्चा करेंगे। तो तब तक दोस्तों स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।